साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम शैक्षिक एवं सामान्य बोध अर्थात जीके जीएस का टॉप एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथियों, बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज़्यादातर प्रश्नों में जो आंसर के साथ विशेष तथ्य शामिल किए हैं उनसे भी एमसीक्यूज लगातार बनते देखा है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का निर्देश देता है? ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का निर्देश देता है वो है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए इससे जो और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो उस पर भी हम ध्यान देते हैं विशेष बिंदु के तहत। चलिए विशेष बिंदु में जो हम शामिल किए हैं, देखिए अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का निर्देश है। भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों डीपीएसपी शामिल है। इसमें 36 से 51 अनुच्छेद शामिल है। याद रखिएगा, यदि यहाँ डीपीएसपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो डी का होता है डायरेक्टिव, याद रखिएगा डायरेक्टिव, और पी का होता है प्रिंसिपल, इस प्रकार, और ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखिएगा ये। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका फुल फॉर्म है, जिसमें 36 से 51 अनुच्छेद शामिल है। औपचारिक रूप से लागू करने वाला उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है भारत का पहला राज्य कौन सा है जो यूसीसी लागू किए, समान नागरिक संहिता लागू किए, तो वो है उत्तराखंड। वहां के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में इसे आधिकारिक तौर पर लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स मुख्य रूप से किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति। हमारे सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी और वायुहीन पिंड होते हैं ये एस्ट्रॉइड। यह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो एस्ट्रॉइड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, या फिर कई ठो इसका मूवी भी बना है कि पृथ्वी को एस्ट्रॉइड का खतरा है, पृथ्वी की ओर एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड आ रहा है जिससे बहुत सारे जन धन की हानि हो सकती है उसके गिरने से। तो इस प्रकार का सुने होंगे। तो वो जो है मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? नीति आयोग, आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, वित्त मंत्रालय। साथियों इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। आइए विशेष बिंदु के तहत इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। वर्ष 2019 में सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, जिसको बोला जाता था पहले, वो एनएसओ हो गया है, और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का आपस में विलय करके एनएसओ का गठन किया, जिसका फुल फॉर्म देखा जाए एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। जैसे किसी राज्य में जो
राज्य के तत्कालिक जो सरकार होते हैं जिस पार्टी से रिलेटेड, वो यदि सही ढंग से नहीं चला पाते या असक्षम हो जाते हैं या वहाँ का विधानसभा भंग हो जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 356 में है। आइए इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य का आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, लगाया जाता है। इसमें जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, इसके बारे में भी जानिए। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। याद रखिएगा 352, इससे भी रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। और अनुच्छेद 360 जो दिया है ऑप्शन सी में, यह अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रावधानों से जुड़ा है। वही जो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368, यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे कि बीच बीच में कुछ कुछ संशोधन होते रहता है भारतीय संविधान में, तो वह संशोधन करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। ये भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? याद रखिएगा इस परीक्षा में आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। मुख्य रूप से जो ज़्यादातर करंट में रहता है उसे भी पूछ दिया जाता है, जैसे कि स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो वो है ऑप्शन बी 2020। आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। शुरुआत हुई 1 नवंबर 2020 राज्य स्थापना दिवस को ही की गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। इस योजना का अनावरण प्रथम चरण में 52 स्कूलों के साथ किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2015, 2 अक्टूबर 2019, 26 जनवरी 2014। तो याद रखिएगा स्वच्छ भारत अभियान जो है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। देखा जाए तो मोदी सरकार का यह पहला बड़ा कार्यक्रम था उस समय जब उनका प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। तो ये पहला बड़ा कार्य रहा, बड़ा कार्यक्रम रहा स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन की आधिकारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस ऐतिहासिक अभियान का मुख्य लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 अर्थात महात्मा गांधी के ही 150वीं जयंती तक पूरे भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा, सतीश धवन। तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई। याद रखिएगा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक इन्हीं को कहा जाता है। आइए विशेष जानकारी के तहत इसकी और जानकारी को स्थायी करते हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा किया गया था, जिसने 1962 में स्थापित इनकोस्पार का स्थान लिया। अर्थात ये भी जैसे इसरो है आज, उसी के तहत ये भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड संस्था उस समय 1962 में स्थापित हुआ, जिसे बाद में इसरो किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। तो इसका गठन जो है 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसका पूछ दिया जाता है कि इसरो का गठन कब हुआ, तो 1969 में। वही ऑप्शन ए में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। उन्हें भारत के मिसाइल मैन और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वह भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। कौन से नंबर के? 11वें।
वही ऑप्शन सी में है होमी जे भाभा, जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम से भी बहुत जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा यदि पूछा जाता है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जे भाभा या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। वही सतीश धवन जो ऑप्शन डी में है, वह इसरो के तीसरे अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ और आंध्र प्रदेश के जो श्री हरिकोटा में स्थित एक और अंतरिक्ष केंद्र है, उनका नाम इन्हीं के सम्मान में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC रखा गया। तो इसे भी याद रखिएगा यदि पूछा जाता है कि जो एक और अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, उनका नाम जो है किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, जमुना, कर्णाफुल्ली। तो याद रखिएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि पूछा जाता है कि जो ड्राफ्टिंग तैयार करने के लिए, प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है, तब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, यह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, याद रखिएगा। तो ये चारों ऑप्शन को भी जानिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि यहाँ जो है पूछा गया है संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, तब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डालिएगा। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तब आप डॉक्टर BR अम्बेडकर को डालिएगा। ये हमेशा पूछा जाने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? लक्ष्मण मस्तूरिया, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, हरि ठाकुर, कोदूराम दलित। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, उसके रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1948, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की UNO की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री कौन हैं पूछा जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल, S जयशंकर। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, धर्मेंद्र प्रधान जी है भारत के अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1920, 20 मई 1918, 30 जनवरी 1922। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 13 अप्रैल 1919। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 8 मार्च, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को आप सभी जानते हैं टीचर्स डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। वही 2 अक्टूबर जो है महात्मा गांधी जी की जयंती मनाया जाता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। तो 2 अक्टूबर को उनका जयंती मनाया जाता है। तो ये आपका चारों को ऑप्शन देखिए। और ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत में जो है इसी दिन 1928 में महान भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर CV रमन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की ऐतिहासिक खोज की घोषणा की। बाद में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये जो भौतिक विज्ञान के
क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा। तो ये आपका 28 फरवरी के इन्हीं के खोज के नाम से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक ऐतिहासिक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज, चाणक्य, कालिदास, हरिसेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य या कौटिल्य जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है गाडविन ऑस्टिन या K2 कहते हैं, वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय, अरावली, काराकोरम, विंध्याचल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काराकोरम। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो जो छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित है वो जो है सोवियत संघ, जो उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, रसिया, रूस के द्वारा उन्हीं के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? भाग दूसरा नागरिकता, भाग तीसरा मौलिक अधिकार, भाग चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग चौथा ए मौलिक कर्तव्य। याद रखिएगा साथियों, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भाग तीसरा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के जो भाग तीसरा है, जहां अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद शामिल है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस भाग को यह उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि इसमें सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की एक विस्तृत और व्यापक सूची शामिल है, जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करती है। और इसमें देखा जाए तो यह इतिहास से जुड़ा है, वो भी आपके इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का वह ऐतिहासिक कानूनी दस्तावेज है जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन ने 15 जून 1215 को या 1215 को जारी किया था। लैटिन भाषा में इसका अर्थ महान चार्टर, ग्रेट चार्टर होता है। यह दुनिया का पहला ऐसा लिखित दस्तावेज था जिसने यह तय किया कि राजा या शासक भी कानून से ऊपर नहीं है और उसे भी देश के नियमों का पालन करना होगा। इसलिए यह मैग्ना कार्टा का नाम ज़्यादा फेमस रहता है और कहीं कहीं उपनाम दिया जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम आयंगर, गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। इसका उत्तर है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यहीं पर यह पूछा जाता है कि भारत के पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं मीरा कुमार। याद रखिएगा, मीरा कुमार जो है महिला सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं महिला में, वो मीरा कुमार है, जिनका जो है कार्यकाल 2009 से लेकर 2014 तक रहा। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा। आइए इसके बारे में भी देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से देश से लिया गया है। जैसा कि यहाँ संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, उसी प्रकार कई ठो प्रश्न बनता है इससे। आइए इसको पूरा जान लेते हैं। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो वो आयरलैंड से है। तो उसी प्रकार इसको पूरा देखते हैं इस इमेज को। तो ध्यान से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार को।
मुख्य रूप से मौलिक अधिकार को याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका से के संविधान से क्या चीज़ को लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को। संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जाता है, तो यही के संविधान से लिया गया है। वही ब्रिटेन यूके से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता कानून का शासन। वही आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, मुख्य रूप से नीति निर्देशक तत्व को याद रखिएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति यहीं से लिया गया है। कनाडा संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल नियुक्ति, ये सभी कनाडा से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जो शिक्षा के लिए समवर्ती सूची का उपयोग किया जाता है, वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक, वही सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। जब मौलिक अधिकार पूछा जाएगा, अधिकार की बात होगी, राइट्स की बात होगी, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। वही कर्तव्य की बात होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होगी। ये फंडामेंटल राइट्स और ये फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ड्यूटी की बात होगी तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। वही फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को। वही जर्मनी से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन इसका लिया गया है जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। वही जापान में विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया। तो इस प्रकार टोटल 10 देशों से जो है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत को लिया गया है। तो इन नंबर्स भी याद रखिएगा, कितने देश पूछा जाता है, तो 10 देश याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये जो है इस प्रश्न में पूछा गया था भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र हुआ है, अनुच्छेद 368। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975, 15 अगस्त 1969, 22 अक्टूबर 2008, 24 सितंबर 2014। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह की बात हो रही है, आर्यभट्ट। जो सबसे पुराना आपको सन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975, इसी दिन जो है इसका लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान बिलासा गर्ल्स कॉलेज के पास किसने खादी आश्रम की स्थापना की थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वामन राव लाखे, यति यतन लाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, अमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्टीमीटर। उड़ते हुए विमान की भी ऊंचाई किस यंत्र से मापा जाता है? अल्टीमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2017, 8 नवंबर 2016, 2 अक्टूबर 2018। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध भारत में किस क्षेत्र के उत्पादन से है? दूध उत्पादन, मत्स्य मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन, जूट उत्पादन। इसका उत्तर हो जाएगा नीली क्रांति, आपके ऑप्शन बी, मत्स्य मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त और सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी, जिसे रेगर मिट्टी या ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों, जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाली है साथियों, क्योंकि खेल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कि देखा जाए तो आपका राष्ट्रमंडल खेल सामने में ही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, कनाडा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। याद रखिएगा 2026 जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हो रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसका आयोजन जो है स्कॉटलैंड में हो रही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो आईसीसी वनडे विश्व कप जिसकी विजेता पहली बार जो महिला क्रिकेट टीम जो है इसमें विजेता हुए हैं, याद रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए यह आयोजन कहाँ हुआ? भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से, जिसका फाइनल भारत में ही हुआ है। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट
विश्व कप जो 2025 का आयोजन संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में किया गया था। यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए है चीन, बी कतर, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, एशियन गेम्स जो है आपका जापान में होने जा रही है, ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार ये देख सकते हैं टॉप 30 एमसीक्यू। आपको इस क्वेश्चन का स्तर को देखिए, आपको कैसा लगा? क्या इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी रहा होगा, तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लगा, ये सीरीज और भी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके लिए जो शैक्षिक एवं सामान्य बोध या इसी के द्वारा आपके सामाजिक विज्ञान वाले जो साथी हैं उसका भी तैयारी हो जाएगा। यह वीडियो और जारी रहना चाहिए, तो इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी चाहिए रहेगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक होगा और कमेंट आएगा, उसके लिए यह वीडियो बिल्कुल मेहनत के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट, ऐसे प्रश्नों का खुद से मैं तैयार किया हूँ, तो इसमें बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो आपके लिए मेहनत जरूर किया जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद।